सरकार पूरी तरह से गरीब विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, बुनकर विरोधी, छात्र विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मजदूर विरोधी, जितनी भी अगर उपाधियां दी, कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। मैं 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बताइए, एक फल बेचने वाला अपना फल बेचने को स्वतंत्र नहीं, तो समझो उस जगह लोकतंत्र नहीं। नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं आर के शर्मा जी। नमस्कार शर्मा जी, कैसे हैं आप? जी नमस्कार सर। आज हम लोग बात करेंगे कि सदन के अंदर सर्वोच्च पद पे अगर कोई व्यक्ति होता है तो उसका नाम होता है लोकसभा स्पीकर। और जब सत्ता पक्ष या विपक्ष कहीं से भी कोई भी व्यक्ति जब चुन करके लोकसभा स्पीकर के पद पे जब बैठ जाते हैं तो वो किसी पार्टी के नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ सभी सांसदों के होते हैं। और सांसदों को जो अपना वक्तव्य रखते हैं उनका काम होता है उनको सुनना, ना कि सत्ता पक्ष के पक्ष में अपनी बात को रखना। ऐसी स्थिति में सदन के अंदर जो आजकल देखने को मिल रहा है उस पे एक वीडियो हम आप लोगों को दिखवाएंगे जिसमें कि अभिषेक बनर्जी जो कि तृणमूल कांग्रेस के यानी टीएमसी के सांसद हैं और वहां पर किस तरह से बात हो रही है, वो कुछ कहना चाहते हैं लेकिन उस पर उनको टोकते हैं लोकसभा स्पीकर जी, तो उस पर वो कुछ बात अपनी रखते हैं। हम चाहते हैं कि उसको आप लोग सुने और समझें कि आखिर लोकसभा में या राज्यसभा में जो स्थिति चल रही है, विपक्ष अपनी बात, विपक्ष या सत्ता पक्ष के अभिभावक के रूप में होते हैं लोकसभा स्पीकर। वो किसी भी पार्टी के नहीं रह जाते। जैसे देश के राष्ट्रपति हैं, वो पद ऐसा सम्मानित पद है कि वो चाहे किसी भी पार्टी से वो व्यक्ति आता हो, फिर वो उस पार्टी का नहीं रह जाता, वो पूरे देश का होता है, पूरे सदन का होता है। उसी तरीके से लोकसभा स्पीकर होता है। तो हम लोग उनको सुनते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। फेक 500 रुपीज नोट राइजिंग टू 16 के बाद तो 19 में चुनाव हो गए एंड 2000 रुपीज नोट बाय 54%. Sadly, 130 fellow Indians lost their lives due to heat and the strain of standing in long queues, falling victim to this eccentric decision. That's why we say E for eccentric. Now I come to the last letter. Sir, T. माननीय T सदस्य, for प्लीज। tragedy. माननीय सदस्य, Sir, T for tragedy. माननीय सदस्य, आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 में। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात सब बोलते करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर, पे। ये बजट पे। पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब बिप्लब देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे। वाह वाह सर, वाह। बोलिए अपनी बात पे। डी फॉर ट्रेजेडी। आपने सुना जिस तरीके से उनकी प्रतिक्रिया थी, जिस तरह से वो सत्ता पक्ष को किसी भी तरह से परेशान नहीं होते हुए देखना चाहते हैं। ये स्थिति क्या बताती है, क्या लगता है शर्मा जी? जी नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। मैं तो ये हैट्स ऑफ कहूं या उनको बहुत बहुत मुबारक दूं अभिषेक बनर्जी को कि उन्होंने सच का आईना जो है आदरणीय महोदय को दिखा दिया। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है साहब कि डिमोनेटाइजेशन में 130 तो आंकड़ा ऑफिशियल है, हो सकता है ज्यादा लोग मरे हों, जो लाइनों में खड़े रहे, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे,
अपना काम छोड़ छोड़ करके, और केवल नोट बदलवाने के लिए विडंबना तो थी। और उन्होंने सही कहा था कि आप जो पंडित नेहरू 1964 में चले गए, और फिर भी आप उनकी जो उन्होंने जो काम किए या कोई और बात की या उनके कोई विचार थे, उनको आप खींच रहे हैं, आप उनके ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं। तब तो आपकी राजनीति बहुत बढ़िया राजनीति है, आप बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। और आज जब विपक्ष के खेमे से आवाज आ रही है डिमोनेटाइजेशन की या मोदी सरकार की कहूं या एनडीए सरकार की जो नाकामी है, उसको अगर कोई उजागर करना चाह रहा है गत वर्षों में, जिसको अभी 11वां साल शुरू हुआ है, तब आप कहते हैं साहब वो तो 6 साल पुरानी बात हो गई, 7 साल पुरानी बात हो गई। क्यों? ये बनर्जी साहब ने बिल्कुल सच का आईना दर्पण दिखा दिया है साहब। और अमराज जी, मैं यहाँ पे एक बात और कह देना चाहता हूँ कि अब के बार विपक्ष सभी जानते हैं कमजोर नहीं है। इंडिया कोएलिशन जो है ठीक है, सत्ता संख्या बल नहीं है, मगर कमजोर नहीं है। तो उसको विपक्ष की आवाज जो है स्पीकर महोदय को या अध्यक्ष महोदय को राज्यसभा के अंदर तो बातें सुननी तो पड़ेगी साहब। और आप जैसे गत वर्षों में देखा गया कि आप जो विपक्ष की आवाज दबा रहे हैं, भाई आप स्पीकर हैं, आप अध्यक्ष हैं राज्यसभा के, आपका कर्तव्य बनता है जो इस सीट पर होता है वो निष्पक्ष होता है। जैसे कोर्ट के अंदर एक जज होता है, जज किसको मानते हैं हम? भाई जो दोनों तरफ की बात को सुने और जो सही बात हो उसके लिए वो अपनी सहमति दे। मगर हमने ये नहीं देखा है साहब, जो आपकी पिछली लोकसभा रही या उससे पिछली भी लोकसभा रही, आपने देखा होगा अमराज जी, जो भी बिल पास किए हैं यस एंड नो में कर दिए। हाँ में कितने, ना में कितने। अब इसमें हम आपको आगे आज अभिषेक जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि हमारी बात आपको सुननी चाहिए और एक नई दिशा जो है मैं समझता हूँ राजनीति को इन्होंने दी है। जी, इसमें एक मुख्य वक्तव्य आया विपक्ष की तरफ से, जो बजट रखा माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने, उस पर धर्मेंद्र यादव जो विपक्षी इंडिया गठबंधन के से सांसद हैं यानी समाजवादी पार्टी से, उनका आप बयान सुनेंगे और जिस तरीके से उन्होंने सरकार को घेरने का काम किया है, आपको लगेगा कि हाँ वाकई विपक्ष मजबूत हो गया है। तो आप उनको सुने। महोदय, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, ये जो बीजेपी की एनडीए की सरकार है, सरकार पूरी तरह से गरीब विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, बुनकर विरोधी, छात्र विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मजदूर विरोधी, जितनी भी अगर उपाधियां दी जाएंगी सभापति महोदय वो कम है। और चुनाव में या जनता के बीच किया हुआ वादा अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो वो भी एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। और उस भ्रष्टाचार में अगर किसी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तो बीजेपी की और एनडीए की सरकार ने बनाया है। चलो, स्वामीनाथन जी की आपने नहीं मानी, एमएसपी आपने लागू नहीं की। कितनी बढ़िया बातें कि खाद पे हम सब्सिडी बढ़ा रहे हैं, पहले 50 किलो को 45 किलो, फिर 45 किलो को 40 किलो, और मुझे लगता है कि ये तीसरा कार्यकाल पूरे होते होते केवल 10 ही किलो बचेगा खाद के कट्टे में, इससे ज्यादा नहीं बचेगा। मंडी एक नहीं बनाई, आत्महत्या इतनी कर रहे हैं किसान, और किसान अगर अपनी एमएसपी की मांग करते हैं, हजारों किसान ही दिल्ली की सीमा पर मारे जाते हैं, और आप सोचते हो कि आपकी बात को कोई समझेगा नहीं। बताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग और सरकार में बैठे लोग, 10 साल आपने राज कर लिया है, आखिर 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार कहां है? आज 11वें बजट में जब याद आई तो वो भी ट्रेनिंग की बात करते हो। मैं कहना चाहता हूं आईआईएम, आईआईटी के नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रहे हो। आप सोच रहे हो इंटर्नशिप के इस छोटे से शगुफे से नौजवान खुश होंगे? देश के नौजवान खुश होने वाले नहीं है। सामाजिक असमानता, सभापति महोदय, 2014 में जिस समय सरकार बनी थी एनडीए की,
उस समय देश की जितनी भी जो आर्थिक चीजें थी, जो वेल्थ थी, उसमें पिछड़ों की हैसियत 17% थी, 17%, 17। और आज 10 साल की एनडीए की सरकार के बाद पिछड़ों की आर्थिक हैसियत हो गई है केवल 9%। जब बीजेपी के लोग विपक्ष में रहे तो ओपीएस की बातें किए। 10 साल से आप सत्ता चला रहे हो, 11वां बजट पेश कर रहे हो। पूरा देश आज ओपीएस के लिए, सरकारी कर्मचारी परेशान है। कहीं ओपीएस की चर्चा नहीं है, पुरानी पेंशन की कोई चर्चा नहीं है। सभापति महोदय, पुरानी पेंशन तो पुरानी पेंशन, हम मांग करते हैं। बहुत बड़े राष्ट्रभक्त आप बनते हो, मैं मांग करता हूं देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस को आप पुरानी पेंशन दीजिए। अब कानूनन मंडल आयोग लागू हो गया तो कैसे पिछड़े दलितों को रोके? तो संविदा कर्मी की प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट आपने आउटसोर्सिंग कर दी। आउटसोर्सिंग के कारण से देश के सारे दलित, सारे पिछड़े, सारे आदिवासी आपकी सेवाओं से बाहर हो गए। उनके पास कोई कानूनी हक नहीं। तो ये जो आरक्षण को खत्म करने के तरह तरह के जो आप लोग षड्यंत्र अपना रहे हो, इस षड्यंत्रों को देश का जनमानस पूरी तरह से जान भी चुका है, पहचान भी चुका है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश से तो आपको कर ही दिया है बाहर, देश से भी बाहर जल्दी करेंगे और हमारे साथी मिलकर दूसरे प्रांतों से भी बाहर करेंगे। तो आपने देखा, सुना, जिस तरह से लगभग उन सभी मुद्दों पे को उन्होंने छुआ जो देश का मर्म है, यानी रोजगार को लेकर के, किसानों को लेकर के, जो सरकारी कर्मचारियों को जिस तरीके से अंदर ना जा पाए एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग, उसको लेकर के जिस तरह से उन्होंने बात को रखी है, ये एक मजबूत विपक्ष की आवाज के रूप में हमें नजर आता है। अब आप बताएं इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और सच बात तो यह है कि जो प्रधान साहब ने बोला है, देखिए आप याद करें कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था, उसमें जो 5 न्याय की बात हुई थी, नारी न्याय, किसान न्याय, मजदूर न्याय और इस तरीके से सामाजिक न्याय, इस पे अगर ध्यान दिया जाए तो मैं समझता हूं देश जो है, देश की अर्थव्यवस्था भी अपने एक अच्छे रास्ते पर चल सकती है। मगर भारतीय जनता पार्टी का ये ट्रेंड रहा है कि साहब अपने, मैं मित्र शब्द प्रयोग करूं, या एक व्यापारिक सोच रही है कि आप जो है जनता को टैक्स की मार से इतना दबा दीजिए कि उसकी कमर ही टेढ़ी हो जाए। प्रधान जी ने बिल्कुल सही कहा है, किसानों को 750 किसान जो है आपका सीमा पर बैठा हुआ, 13 महीने तक बैठा रहा। आज भी जो है शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं। आज भी जो हरियाणा सरकार ने उनके लिए रोक लगा रखी है। आप अंदाजा लगाइए साहब कि किसान विरोधी तो निश्चित रूप से ये सरकार है। और जो खाने पीने के टैक्सेस हैं उन पर कहां कौन सी रियायत की गई साहब? इस बजट में कोई रियायत नहीं दी गई। हाँ, आपने कॉर्पोरेट टैक्स में जरूर थोड़ी बहुत 19-20 करके कम ही किया है, कोई वो तो नहीं किया। आज सैलरीड क्लास को इन्होंने क्या बेनिफिट दिया है साहब? 3 लाख तक फ्री है। उसके बाद पहले 5 था, अब 6 कर दिया। पहले जो है 7 था, अब 8 या 9 कर दिया। और फिर अबाव 15 जो है वही 30 है। तो कहां उसको राहत मिली है? क्या फर्क पड़ता है साहब? आप ये देखिए, महंगाई जिस तेजी से बढ़ रही है अबराज जी, उसके अनुसार तो ये लिमिट्स तो कुछ भी नहीं है। जो आदमी 15 लाख रुपए ऊपर कमा रहा है और वो 30% पहले भी दे रहा था, अब भी दे रहा है, तो उसको किस बात का फायदा हुआ है? और निश्चित रूप से जो प्रधान साहब ने कहा है, मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूं। प्रधान नहीं, धर्मेंद्र यादव नाम है उनका। हाँ, धर्मेंद्र जी ने, जो समाजवादी पार्टी के हैं, आप उनको ये देखिएगा कि ये झुंझुना पकड़ा दिया गया है साहब कि हम जो है इनको कुछ ने शायद 2 करोड़ युवाओं को, वो भी 5 साल में क्या देंगे आप? 2 साल में भाई आपको तो 20 करोड़ आदमियों को अब तक जो है रोजगार दे देना चाहिए था। आज जो सबसे ज्यादा प्रताड़ित है हमारे देश में वो युवा है। 46-47% युवा देश का बेकार है। अग्निवीर योजना में भी क्या किया है साहब? ये सारी समस्याएं हैं साहब। तो इन्होंने जो है ये एक तरीके का, मैं समझता हूं कि लॉलीपॉप दिया है
और युवा के लिए पीडीए जो वर्ग है उसके लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। और ये केवल यही दिखाता है कि आज भी आप अपने मित्रों और मित्र काल को निभा रहे हैं। भले ही आज आप मोदी सरकार ना करके एनडीए की सरकार कहते हैं, मगर मैं नहीं समझता हूं कि ये जनहित की सरकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि किसानों का भी हमने हालत देखी है। कल राहुल जी के साथ उन्होंने मीटिंग की थी, भाई एमएसपी क्यों नहीं दिया किसानों के लिए? आपने आप वादा कर रहे थे कि हम ये खत्म हुई यूपी चुनाव से पहले, आपको याद होगा बरार जी की किसान आंदोलन खत्म किया गया, उनको वादे किए गए कि हम एमएसपी में कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी में क्या हो रहा है साहब बन के? क्या आपने जो किसान नेता थे बिल्कुल ठीक बात है, ये सारी काम नहीं किए हैं, यही डिमांड विपक्ष के नेता लोग कर रहे हैं। कुछ और नहीं किया। इसमें एक सांसद हैं राष्ट्रीय जनता दल के, आरजेडी के, जिनका नाम है संजय यादव। उन्होंने इतनी सरल भाव में वो सारी चीजें कह दी, गागर में सागर भरा है। आप सुनेंगे, राज्यसभा से हैं वो, और आपका दिल खुश हो जाएगा। सुने। अपने बजट में अपनी उपलब्धियों के बखान के बजाय ये सिर्फ विपक्ष की निंदा और आलोचना में अपना समय जाया करते हैं। शायद विपक्ष की निंदा करने से इनको अपनी शासकीय जो खामियां हैं, कमियां हैं, असफलताएं हैं, उनको छुपाने में इनको मदद मिलती होगी। लेकिन इस विपक्ष की आलोचना और निंदा से जनता का कोई भला नहीं होने वाला है, और जनता ने इस चुनाव में यह अच्छे से बता भी दिया है। सभापति महोदय, जनता मुर्दों की नहीं मुद्दों की बात करना चाहती है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये गड़े मुर्दे उखाड़ने में लगे रहते हैं और जनता के मुद्दों को दफन कर देते हैं। अभी देश में क्या हाल हो रहा है हम सब ने देखा। अभी उत्तर प्रदेश में हालिया घटना हुई, क्या खतरनाक ट्रेंड हो रहा है, कैसे खतरनाक बंटवारा कर रहे हैं, फल वालों को ये नाम की तख्ती लगाने की ताकीद कर रहे हैं। बताइए, एक फल बेचने वाला अपना फल बेचने को स्वतंत्र नहीं, तो समझो उस जगह लोकतंत्र नहीं। हम कहाँ ले जा रहे हैं अपना भविष्य? क्या सिखा रहे हैं हम छात्र छात्र युवाओं को और आने वाली पीढ़ी को? वो दिन दूर नहीं जब बच्चों को ये लोग ऐसे अनार आ से आम की जगह ऐसे अनिल का अनार और आ से आसिफ का आम पढ़ाना शुरू कर देंगे। महोदय, सत्ता के लिए सबको सता रहे हैं। यह ना हमारे देश की संस्कृति है, धर्म के नाम पे बंटवारा, जाति के नाम पे बंटवारा, और ना ही हमारी सामाजिक विरासत है, और ना ही हमें मानवता और इंसानियत यह सब सिखाता है। यहां से कुछ ही दूरी पे इंडिया गेट है। आप इंडिया गेट पे जाकर देखिए, वहां जो शहीदों के नाम लिखे हैं उनमें सबसे अधिक मुसलमानों के नाम हैं, सिखों के नाम हैं, किसानों के परिजनों के नाम हैं। इस देश की जंग आज़ादी में जिन्होंने सबसे अधिक कुर्बानी दी, आप उनको रिडिक्यूल करते हैं, आप उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने भी कहा है, किसी के दीन की तौहीन करने से बड़ा और कोई गुनाह नहीं है। महोदय, लोगों को धर्म के नाम पर बांटना भी सबसे बड़ा अधर्म है। मानवता को बांटने वालों को छांटना होगा, और जनता ने इसकी शुरुआत इस लोकसभा चुनाव से कर दी है। इस चुनाव में 64 करोड़ मतदाताओं में से 41 करोड़ मतदाता सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, अमन, चैन, शांति और संविधान की इस धारा के साथ खड़े रहे। अंत में महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इन जय धनवान बोलने वालों को हम जय संविधान बोलते हैं और अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, सत्यमेव जयते। थैंक यू। ये आपने सुना, ये आज भी देश के अंदर ऐसे लोग हैं जो गहराई से देश के मर्म को समझने का काम करते हैं कि देश की सरकार किस दिशा में देश की राजनीति को और आम जनमानस को लेके जाना चाह रही है। और उनका दर्द आपने देखा, उतने सहज भाव से उन्होंने वो सारी बातें कह दी। अगर कोई समझदार व्यक्ति हो, कोई ऐसी सरकार जिसके अंदर थोड़ी सी भी संवेदना अगर हो, तो वो तुरंत या तो ऐसे कामों से छुटकारा ले ले,
या ऐसी सरकार से इस्तीफा दे दे? क्या लगता है आपको, क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल ठीक बात है। और इन सभासद महोदय ने बात निश्चित रूप से की है। सांसद और सांसद हाँ, सांसद, सभासद, सांसद, इन्होंने जो राज्यसभा बात, सांसद है। जी जी, इन्होंने जो बात की है, निश्चित रूप से जो वंचित हमारा समाज है, या जो हमारा एक तरीके से ये कहिए कि जनता में एक शब्द प्रयोग करता हूं उन सब बातों के लिए, उन्होंने कहा है कि उनकी आवाज नहीं सुनी जाती, केवल अपने धनी मित्रों की बात सुनी जाती है। निश्चित रूप से यही हुआ है साहब। और अगर ये सरकार कुछ काम करती ना, तो आज देश की इकोनॉमी, देखिए मैं शायद पहले भी कह चुका हूं, जो एग्रीकल्चर हमारा विभाग है, यानी एग्रीकल्चर हमारा देश कहा जाता है, कृषि प्रधान देश कहा जाता है, ये 2 से 3% जीडीपी में इसका योगदान है साहब। मगर किसान को ही कम किया जा रहा है। किसान की खेती को कम करने के नए नए उपक्रम किए जा रहे हैं, नए नए नियम बनाए जा रहे हैं कॉरपोरेट खेती को बढ़ावा देने के लिए, जिससे कि पूंजीपति या पूंजी वाले लोग जो है इसमें आ जाएं और किसान जो है वो खत्म हो जाए। तो इन्होंने जो बात कही है, मैं एक ताजा तरीन एक आपको शेर सुना देता हूं अबरार जी। इस पे मुझे सुबह ही तैयार कर रहा था, अभी पूरी गजल हुई नहीं है। ताकत वतन की दीवाने गाते आए हैं, ताकत वतन की दीवाने गाते आए हैं, उसी तराने की आवाज उठानी होगी, उसी तराने की आवाज उठानी होगी। तो मैं ये समझता हूं कि आज जो विपक्ष में जो विपक्षी जो खेमा है, वो निश्चित रूप से इसी तरफ सोच रहा है, क्योंकि इसका कल ही हमने एग्जाम्पल राहुल जी का देखा। और उन्होंने जो किसान नेताओं से मिलने का जो समय दिया, पार्लियामेंट के पहले तो मना ही कर दिया, फिर उनको जो है एंट्री दी गई, क्योंकि ऊपर से आदेश आ गए होंगे कि भाई आप कानूनन मना नहीं कर सकते हैं। तो जब तक किसान, दलित, ओबीसी या ये यहाँ का जो मजदूर वर्ग है देश का, हम उसके हित की बात नहीं करेंगे अबरार जी, तो ये देश की इकोनॉमी भी सुधरेगी नहीं। क्योंकि सेंट्रलाइज ना होकर के डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जो है सरकारों को, पिछली सरकारें काम करती आई, तभी तो देखिए ना बैंक नेशनलाइज हुए, पीएसयूज में इन्वेस्टमेंट हुआ। अब मोदी सरकार का अगर हम देखें, 11वां साल शुरू हो गया है, क्या नया बनाया है साहब? पुलों का उद्घाटन करने के अलावा क्या नया बनाया है साहब? रिवर फ्रंट बनाने के अलावा क्या बनाया है साहब? कि आप जो है धर्म स्थानों को कॉरिडोर बना रहे हैं, उनसे क्या लाभ है साहब? वहां पे भी पूंजीपति लोग पहुंचे हुए हैं। जो एक फूल माला आपको 10 रुपए 5 रुपए की मिल जाती थी, आज वो 30 40 50 100 रुपए की मिलती है साहब। क्या है ये भी एक तरीके का, अबरार जी कहूं, ये नेक्सस है। जो फल फ्रूट आपको 40 रुपए, केला सपोज 40 रुपए या 30 रुपए दर्जन मिल जाता था, आज वो 70 80 90 रुपए है। ये सब क्या है साहब? तो इन्होंने देखिए ऊपर इस सब, 1 मिनट लूंगा, इन्होंने केवल धर्म को बुनाया है और कुछ नहीं किया है साहब। तो जी बिल्कुल, देखिए जब विपक्ष मजबूत होता है तो जनता की आवाज वहां गूंजती है। और उम्मीद करते हैं कि सरकार निश्चित रूप से विपक्ष की आवाज को संज्ञान में लेने का काम करेगा और आम जनमानस के लिए काम करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद।